हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्याना आईएएस एकेडमी। मैं हूं अंजलि कौशिक और आज हमारा कंटिन्यूइंग लेक्चर है। जो कल हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, कल हमने 20 एमसीक्यूज किए थे सीडीपी पे बेस्ड, जो हमारे पिछले कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। और आज हम आगे के 20 करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस का आपके लिए सेशन में लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 21st क्वेश्चन से, विच सेज इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडॉप्ट देयर पेडागॉजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर to individual students. And the options are teacher centric, second is progressive, third is textbook centric and fourth is behavioristic. ये जो क्वेश्चंस हैं आपके PYQs हैं बेसिकली। आंसर अब हम आंसर रिवील कर देते हैं। तो द आंसर इज प्रोग्रेसिव, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम in a classroom, in a dash classroom, teacher adopt their pedagogy and vary assessment to cater to individual students, right। कि वो individual student के हिसाब से अपनी टीचिंग कैपेसिटी, मतलब टीचिंग के तरीके को अडेप्ट कर रहा है एज पर द स्टूडेंट्स। तो टीचर सेंट्रिक में क्या होता है? टीचर सेंट्रिक इज टोटली बेस्ड ऑन द टीचर ओनली, कि टीचर का जो मन करेगा वो वैसे पढ़ाएगा, जिस तरीके से पढ़ाना उस तरीके से पढ़ाएगा, करिकुलम के थ्रू रिजिडली पढ़ाएगा। तो टीचर सेंट्रिक वो नहीं हो सकता। देन स्पीकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अगेन टेक्स्ट बुक में आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं हो सकता, स्टूडेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता। देन स्पीकिंग अबाउट द बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक तो आपकी एक लर्निंग की क्या कहते हैं, एक लर्निंग का स्कूल है, विच सेज कि हम अपर कॉग्निशंस का मतलब कि ह्यूमन के पास कोई मेंटल प्रोसेसेस नहीं होती, इट्स जस्ट द रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। ये आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो हम अभी आगे आपको कराएंगे, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ लर्निंग। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव टीचिंग में क्या होता है, हम बच्चे की इंटेलेक्चुअल, जो बच्चे का लेवल है या बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उस हिसाब से हम उसकी नीड्स को कैटर करने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी एक टीचर में रखते हैं। कमिंग टू द 22nd क्वेश्चन, दैट इज स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द ऑप्शंस आर डज नॉट प्ले एनी रोल इन, play very little role in, third is in a is a primary agency of, and fourth is a secondary agency of। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन की जहां हम बात करते हैं, स्कूल इज डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी में हमारी फैमिलीज, टाइज, या अभी हम मीडिया को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि बच्चा घर पे ही आजकल मीडिया का भी यूज़ करने लगा है, तो मीडिया को अब हम इंक्लूड करते हैं, प्लस मीडिया को हम सेकेंडरी में भी इंक्लूड करते हैं। बट स्कूल इज इन सेकेंडरी। प्राइमरी में आपकी फैमिली आएगी, देन प्लेज अ वेरी लिटिल रोल। नो, स्कूल ऑब्वियसली एक सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्राइमरी एजेंसी आपकी फैमिली होती है, तो सोशलाइजेशन सेकेंडरी है, इसलिए हम सेकेंडरी लिखेंगे। डज नॉट प्ले एनी रोल, ऑब्वियसली स्कूल कोई तो रोल प्ले करता है ना सोशलाइजेशन का, डज नॉट प्ले एंड प्लेज वेरी वेरी लिटिल रोल, ये दोनों तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी की, तो प्राइमरी एजेंसी आपकी फैमिली और मीडिया को आप कंसिडर कर सकते हो। देन फोर्थ में आपका सेकेंडरी एजेंसी, तो जो आपका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी प्रमोट्स। चाइल्ड सेंटर जो पेडागॉजी है वो किस चीज़ को प्रमोट करती है? द फर्स्ट वन इज रोट मेमोराइजेशन, सेकेंड वन इज लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, exclusive reliance on textbook is the third option, and the fourth option is giving primacy to children's experience। आंसर अब हम इसका देख लेते हैं। फर्स्ट इज रोट मेमोराइजेशन, वो चाइल्ड सेंटर है, तो उसमें रोट मेमोराइजेशन होगी? नहीं होगी। रोट मेमोराइजेशन जो होती है वो टीचर सेंटर्ड का पार्ट है। फैक्ट्स जहाँ पे टीचर एक लर्न कराती है वो आपका टीचर जो सेंटर होता है उसका पार्ट है, तो रोट मेमोराइजेशन इधर नहीं हो सकता। देन लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, ठीक है। पहले हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द एबिलिटी, अगर हम एक स्टूडेंट को उसकी
क्या कहते हैं एबिलिटी के हिसाब से लेबल कर देंगे या कैटेगराइज कर देंगे दैट ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा लो परफॉर्मिंग है, तो ये थोड़ा लो है इंटेलिजेंस लेवल पे, ये थोड़ा हाई है, अगर हमने उन्हें एक पर्टिकुलर लेबल दे दिया तो व्हाट विल हैपन इज इट विल इवेंचुअली लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन। सो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। इवन दो हमें पता होगा कि किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा हेल्प चाहिए तो हम उसकी हेल्प करेंगे रादर देन लेबलिंग देम। ठीक है, हम लेबल करके उनका अलग अलग ग्रुप नहीं बना देंगे, वो भी एबिलिटी पे बेस्ड, कैटेगराइज नहीं कर देंगे हम उन्हें। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है। देन एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक पे अगर रिलायंट है तो ये आपका जो आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है ये उस पर डिपेंड हो जाता है। देन द फोर्थ ऑप्शन इज गिविंग प्रेमिसी टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीजन बीइंग कि बच्चा कैसे एक्सपीरियंस करके सीख रहा है, बच्चा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीख रहा है, बच्चे के क्या प्रीवियस एक्सपेरिमेंट है, पहले उसने क्या चीज़ें सीख ली हैं, वो किस कल्चर से है, वो सारा आप इसके अंडर कंसीडर करोगे। तो ये चाइल्ड सेंटर पेडागॉजी है, तो उसमें ऑब्वियसली आप चिल्ड्रंस के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाइल्ड का जो भी एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर का, उसके हिसाब से आप उसे पढ़ाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्वायर्ड थ्रू द कंडीशनिंग, कि वो कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर होती है। ठीक है, कंडीशनिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरिस्टिक लर्निंग, जिसमें आप एक इंसान को कंडीशन कर देते हो एक तरीके का रिएक्ट करने का, राइट वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे। देन फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, थर्ड इज द बेस्ड ऑन द रोट मेमोराइजेशन, एंड द फोर्थ इज द सेंटर अराउंड द रीइंफोर्समेंट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है, तो उसके बाद आपको बाकी ऑप्शन से वैसे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आप पहले इस इतनी स्टेटमेंट को पढ़ें और ट्राई टू एक्ट, ट्राई टू आंसर ओनली इन दिस, ओनली बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, राइट। अगर आपने इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा है कि इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली, द फ्रेमवर्क इज कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है, फैक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, हम उसके थ्रू नई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, नई नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका रिलेशन क्या है आपस में, वो कैसे आगे जाके हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हम उनको कनेक्शन बेसिकली हम बनाते हैं। तो स्पीकिंग अबाउट द कंडीशनिंग, कंडीशनिंग इधर नहीं आंसर होगा, जैसे मैंने आपको बोला बिहेवियरिस्टिक है। सेम फोर्थ भी हमारा रीइंफोर्समेंट है जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है, तो ये भी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लर्नर है यहाँ पे बच्चा, उसे सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उसे सिर्फ रटाया जा रहा है, वो आपका इसका पार्ट नहीं हो सकता। देन फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग विच इज द ट्रू आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जो आपका सही आंसर होगा कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं, स्कीमास होते हैं, हम उनको कनेक्ट करके अपनी अपकमिंग नॉलेज को और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अब मैं एक बार आपको ये कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग और आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में बता देती हूँ कि एक हल्का सा आप वो ले लो ओवरव्यू विच सेज कि लर्निंग, अगर आप बात करें बिहेवियरिस्टिक स्कूल की लर्निंग में, तो उन्होंने मतलब दो लर्निंग दी थी, एक होता है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द सेकंड वन इज आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, दो तरीके की लर्निंग होती है, एक होती है आपकी ऑपरेंट, ठीक है, एक होती है आपकी ऑपरेंट लर्निंग और कंडीशनिंग, देन देर इज क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल जो आपकी दी है वो आपकी दी है किसने, पेवलव ने, इसका जो पायनियर है वो है पेवलव, और ऑपरेंट जो आपकी दी है वो दी है स्किनर ने। ठीक है, वो आपकी दी है स्किनर ने। तो ये दो हमारे मेजर जो इस कंडीशनिंग के पायनियर है, उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं आगे बताती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है। व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल कंडीशनिंग, तो जो पेवलव था उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने एक डॉग के साथ किया था। उसमें क्या हुआ था कि डॉग के सामने खाना आता था और डॉग सलाइवेट करता था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जिस चीज़ को हमने उसे सिखाया नहीं है वो उसके बिहेवियर में इनबिल्ड है, राइट, कि वो खाने को देखेगा,
तो वो सलाइवेट करेगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं आपकी अनकंडीशनड। ठीक, तो ये हमारा क्या था यूसीएस जो मैंने आपको बताया। ठीक, और जो हमारा स्टिमुलस है वो यूसीएस हुआ अनकंडीशनल, और प्लस हमारा जो रिस्पॉन्स हुआ वो क्या हुआ यूसीआर। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। देन उसने क्या किया कि यूसीएस के साथ, ठीक है, उसने एक, अब यहाँ पे यूसीएस हमारा क्या था, एक सेकेंड आप ये नोट कर लो, मैं एक बार इसको आपके सामने यही इलेबोरेट कर देती हूँ सो दैट बाद में उसको अच्छे से करा देंगे। अब जब उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा तो वहाँ पे आपका यूसीएस क्या था फूड, राइट, और आपका यूसी अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था आपका सलाइवेट, क्या था आपका सलाइवेट। अब उसने क्या करा कि यूसीएस को उसने पेयर करा किसके साथ, लाइट के साथ। उसने फूड से पहले एक बेल बजाई, ठीक है, बेल का हम लेके चलते हैं, तो उसने हर बार फूड से पहले बेल बजाई। उसने क्या किया कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस लिया, ठीक, न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल मतलब जो कोई भी आपका रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस। यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे पास क्या था लाइट, ठीक है, ओ सॉरी रिंग, बेल। यहाँ पे उसने न्यूट्रल स्टिमुलस क्या लिया बेल। अगर हम एक डॉग के सामने बेल को बार बार रिंग कर रहे हैं तो वो कुछ उसके बाद एक्शन नहीं कर रहा है, राइट, तो ये आपका बेल हो गया। देन उसने यूसीएस लिया, ठीक है, यूसीएस हमारा अगेन फूड था, और फिर उसने रिस्पॉन्स देखा जो हमारा अभी तक यूसीआर ही था विच इज सलाइवेशन, ठीक है, सलाइवेट वाला। अब विद टाइम क्या हुआ, जब बार बार ऐसा होता रहा कि बेल के साथ फूड आता रहा, बेल फिर फूड, बेल फिर फूड, बेल फिर फूड, ये चीज रिपीटेटिवली चलती रही, तो जो डॉग है उसने इन दोनों चीजों को क्या कर दिया, उसने इन दोनों चीजों को कर दिया एसोसिएट, ठीक है, कि जब बेल बजती है तभी खाना आता है। तो अब क्या होता था कि इवन दो सिर्फ बेल बजती थी, द डॉग स्टार्टेड सलाइवेट, ठीक है, डॉग उसी पे ही सलाइवेट करने लग गया इवन दो उसने खाना देखा भी नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है इधर बेल, ठीक है, वो हमारा बन गया कंडीशन स्टिमुलस, और जो हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो हमारा क्या बन गया कंडीशनड रिस्पॉन्स विच इज सलाइवेट। अब ये क्या हुआ है, देखो कंडीशन क्या होता है जिसको हम सिखाते हैं, जिसको हम रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली पेयर करेंगे, ठीक है, और हम उसे वो सिखाएंगे कि यू कैन डू दिस, मतलब यू कैन यू विल रिएक्ट ऑन दिस स्टिमुलाई लाइक दिस। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जितनी बार बेल आया है उतनी बार फूड आया है, ठीक है, उसने वो पेयर कर लिया कि बेल के बाद क्या आएगा फूड आएगा, बेल के बाद क्या आएगा फूड आएगा, तो उसने वो एसोसिएट कर लिया। इवेंचुअली टाइम के साथ क्या हुआ कि उसने बेल बजी और उसने स्लाइवेट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो था, ये जो पॉइंट था, ये जो हुआ है, यही बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि आप किसी को अगर इस तरीके से पेयरिंग करके चीज़ें करते हो तो आप उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सिखा देते हो, कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं होती। बिहेवियरिस्ट जो स्कूल है आपका लर्निंग का, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग को मानता ही नहीं है, वो कॉग्निशन को नहीं मानता, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ों को, इंटेलिजेंस वगैरह को नहीं मानता। वो कहता है कि एवरी वन वर्क्स लाइक दिस द वे द डॉग इज रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका बिहेवियरिस्ट स्कूल है जो ये बोलता है कि सिर्फ कंडीशन जो हमारे पास जो स्टिमुलस होता है हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जो भी हमें एनवायरनमेंट में स्टिमुलस मिलता है हम उसी के रिस्पॉन्स में एक्ट करते हैं, रादर देन गोइंग ऑन फॉर सम हायर ऑर्डर थिंकिंग। देन देर वॉज स्किनर, स्किनर ने आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, ठीक है, स्किनर ने जो दी थी वो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर उसने ऐसा ही कुछ किया था, बस उसने एक ऑपरेंट चेम्बर बनाया था, ठीक, और चेम्बर के बाद उसने क्या करा कि उसने एक चेम्बर में एक वो रखा हुआ था, क्या बोलते हैं, पिजन था, और पिजन के साथ उसने एक क्या बताते हैं लीवर लगाया हुआ था कि बेसिकली बटन, ठीक है, जितनी बार वो पिजन उस बटन को टच करता था तो इवेंचुअली क्या होता था
कि फूड पैलेट ड्रॉप होता था, उसे खाने को मिलता था। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले उसने क्या करा कि पिजन उसको हल्का सा टच भी हुआ बटन को तो उसने फूड पहले ड्रॉप कर दिया। देन वो थोड़ा पास आया, उसने थोड़ा प्रेस करा, देन उसने थोड़ा उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस करना वो सीख गया। तब तक वो क्या करता रहा कि उसको धीरे धीरे पास लाता गया उसके गोल के, और फाइनली क्या हुआ कि फूड पैलेट जब ड्रॉप हुआ, मतलब जो फाइनल फूड पैलेट ड्रॉप हुआ उस टाइम तक एक पिजन को पता था कि मैंने ये वाला बटन दबाया तो मेरे को खाना मिलेगा, राइट। वो धीरे धीरे उस बटन को दबाना सीख गया अपने आप ही, ठीक है, कि उधर उधर से उसे खाना मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा रिस्पॉन्स था वो बेसिकली क्या था, कॉन्सिक्वेंस था, ठीक। मतलब जो हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो क्या था, कॉन्सिक्वेंस था। क्या था, कॉन्सिक्वेंस। हम एक चीज एक्ट कर रहे थे और उसके हिसाब से हमें कॉन्सिक्वेंस मिल रहा था। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कुछ भी जो हमारे एक्शन के बाद आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस आपका पॉजिटिव भी होगा, कॉन्सिक्वेंस आपका नेगेटिव भी होगा। तो जब आपका कॉन्सिक्वेंस जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे अगर पिजन को फूड मिला तो वो आपका क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट। लेकिन सपोज द कॉन्सिक्वेंस इज नेगेटिव, अगर आपका जो कॉन्सिक्वेंस है वो नेगेटिव होता है, विच इज पनिशमेंट, ठीक। कॉन्सिक्वेंस जो है हमारा वो नेगेटिव है, विच इज पनिशमेंट। सपोज द मोमेंट द पिजन विल प्रेस द बटन, हम उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दे दें। अगर हमने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है तो वो उसका किस में आ गया है, पनिशमेंट के उसमें आ गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो उस बिहेवियर को कम कर देगा, ठीक है। फिर वो उस बटन को दबाएगा ही नहीं। अब ऑब्वियसली आपको पता है आपको उस बटन से करंट लग रहा है तो आप उसे क्यों दबाओगे। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है, फूड जितनी बार वो बटन दबा रहा है उसको फूड मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बिहेवियर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसने ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली दी थी स्किनर जी ने, कि आपका अगर कोई बिहेवियर है, आपने किसी तरीके से बिहेव करा है, अगर उसके बाद आपको बढ़ावा मिल रहा है, आपको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, आपको प्यार से ट्रीट किया जा रहा है, और रीइंफोर्समेंट कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ खाने को मिल जाए, आपको एक नॉर्मल जो सर बैक पे पैट करना होता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द रीइंफोर्समेंट। अगर आपको वो चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिवली आपको उस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाता है, तो आप उस बिहेवियर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उस बिहेवियर को आप बढ़ा लेंगे, और सपोज आपको उसके बाद पनिशमेंट मिलती है। एक बच्चे के अगर मार्क्स कम आए हैं और हम उसे पनिशमेंट दें, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पनिशमेंट, अगर हम उसे पनिशमेंट दें या उसको डांट दें या कुछ भी ऐसा करें, पनिशमेंट मतलब समथिंग नेगेटिव, सपोज हमने उसे डांट दिया कि ये क्या तरीका है, क्या पढ़ रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका वो बिहेवियर डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंस में क्या मिली है, पनिशमेंट, उसको क्या पड़ा है, डांट पड़ी है उसे। लेकिन अगर हम उसके अच्छे नंबर आने पे या मतलब सपोज अच्छे नंबर आने पे हमने उसे ट्रीट दी, हमने उसे बाहर ले गए, हमने उसे खिलाया कि यू आर परफॉर्मिंग वेल, हमने उसे प्यार से रखा, देन री राइट, कि हम उसके बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अब वो बच्चा और पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन अगर हमने नीचे वाले में कम मार्क्स के लिए उसे पनिशमेंट दी या हमने उसे डांट दिया, मतलब डांटना इज इटसेल्फ अ पनिशमेंट, अगर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आए तो वहाँ पे बच्चा ट्राई करेगा टू परफॉर्म वेल, पढ़ेगा कि मैं इस बिहेवियर को डिक्रीज करूं, मतलब आगे से ऐसा ना हो कि मेरे मार्क्स कम आए, आई हैव टू क्या कहते हैं, आई हैव टू परफॉर्म वेल। अब हम आगे चलेंगे, ये आपका एक बिहेवियरिज्म मेरे को बताना था। तो ये वाली जो थी आपकी कंडीशनिंग के अंडर आती हैं दोनों चीज़ें ही, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। ये वाला पार्ट लर्निंग में आपका रह गया था। सोशल लर्निंग आपने बंदूरा के थ्रू आपकी हो, मतलब आपका वो वाला टॉपिक सोशल लर्निंग वाला जो बंदूरा वाला है, सोशल लर्निंग आपकी एक और थी जो बंदूरा ने दी थी, ठीक है, जो आपकी बंदूरा जिनके बहुत बड़े पायनियर थे, ठीक। सोशल लर्निंग थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग है जो आपकी बंदूरा ने दी थी। वो आपकी बेसिकली जो आप ये सोशलाइजेशन आपने पढ़ा वो उसके थ्रू आपकी डीप में कवर हो गई है। ये दो आपके बचे थे वो मैंने आपके करा दिए हैं। उसके आगे जो थोड़ा बहुत डिटेल में हमें करना होगा वो हम देखेंगे। चलते हैं आगे। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव।
अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की, तो उसके हिसाब से लर्निंग की कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है? द फर्स्ट वन इज लर्निंग कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। अब तो मैं आपको ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना लर्निंग का, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसी रीजन से मैंने समझाया था, सो दैट आगे के क्वेश्चन के आप ऑप्शंस को भी एनालाइज कर सकें। वहाँ पे आप ऑप्शंस में थोड़ा लैग कर रहे होंगे क्योंकि वो टॉपिक हुआ नहीं था अभी। देन फर्स्ट, learning conditioning of behavior by repetitive association. Second, learning is the process of construction of knowledge by active engagement. Third, learning is the process of reproduction and recall. And the fourth is learning is the process of rote memorization. So as per the constructive perspective, learning की exact statement क्या है इधर से? हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आंसर इसका बेसिकली फर्स्ट हम ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज लर्निंग कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। ये जो रिपीटेटिव एसोसिएशन है ये किधर गया आपका? बिहेवियरिज्म में। अभी मैंने आपको पीछे ही वो टॉपिक करा दिया है, तो वो आपका किसके अंडर गया है? बिहेवियरिज्म में। देन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द एक्टिव एंगेजमेंट। अगर हम एक्टिव एंगेजमेंट के थ्रू लर्न कर रहे हैं, somehow correct. Learning is the process of reproduction and recall. Reproduction and recall लर्निंग में आएगा, वो आपका रिटेंशन में है कि आप कितना उसको वापस लेके आ रहे हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल इसका नहीं होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से। देन द लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन आपका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगेन ये आपका क्या है? टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे एक बच्चे को सिर्फ टेक्स्ट बुक के हिसाब से रटाया जा रहा है। देन second one option is learning the process of construction of knowledge by the active engagement will be your correct answer. Answer देख लेते हैं। Yes, this one is correct. Then the primary cause of individual variation. This is cause. ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या है इंडिविजुअल वेरिएशन का? किस रीजन से जो इंडिविजुअल्स है वो वेरी करते हैं आपस में? द फर्स्ट ऑप्शन इज द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से। सेकेंड ऑप्शन इज द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की वजह से। देन द थर्ड वन इज जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ बाय द पेरेंट्स, जेनेटिक कोड की वजह से जो हेरिडिटरी है उस वजह से। या फोर्थ वन इज द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। आंसर हम इसका कर लेते हैं, तो द आंसर विल बी द सेकेंड वन। रीजन बीइंग सिर्फ इन्वायरमेंट जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से भी आपका प्रॉपर जो डिफरेंस है वो नहीं आता, और जो आपका जेनेटिक कोड है उस वजह से भी सारा डिफरेंस नहीं आता, इनबॉर्न की वजह से नहीं आता। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल वेरिएशंस जो होती हैं वो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होती हैं हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट की, दोनों ही इंटरेक्ट करेंगे, दोनों के ही हिसाब से आपका वो जो वेरिएशन है पर्सन टू पर्सन वो आता है। किसी एक का उसको रीज़न हम नहीं बोल सकते, किसी एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ 27। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? एंड द ऑप्शंस आर स्कूल एंड मीडिया, सेकेंड इज मीडिया एंड नेबरहुड, third is family and neighborhood, fourth is family and media. Go ahead and answer. फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। रिकॉर्ड हो रहा है कि? अब हम इसको आगे देखते हैं कि द आंसर इज बेसिकली सेकंड, विच इज स्कूल, फर्स्ट विच इज स्कूल एंड मीडिया। स्कूल एंड मीडिया इसका आंसर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्कूल जो है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है, मतलब सेकेंडरी स्टेज होती है हमारी सोशलाइजेशन एजेंसी में, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है। और मीडिया भी हम सेकंड कंसीडर करते हैं, कुछ कुछ पर्सपेक्टिव में फर्स्ट करते हैं, लेकिन अभी हम सेकंड में ही कंसीडर करके चलते हैं। चलो ठीक है। मीडिया एंड नेबरहुड की बात करेंगे तो ये अलग हैं ये सारे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। 27 हो गया। 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? ठीक है, कौन से फेज में से, इनमें से कौन से फेज में आपकी जो
क्या कहते हैं ग्रोथ है फिजिकल, और जो आपकी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा रैपिड पेस से होती है. आर फर्स्ट ऑप्शन इज मिडल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. आर सेकेंड इज एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. द थर्ड वन इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड. एंड द फोर्थ वन इज अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड. आंसर को हम देख लेते हैं. तो द आंसर विल बी इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड. यहाँ पे बात हमारी किसकी हो रही है? ग्रोथ की. ठीक है, ग्रोथ की. जो बच्चा है वो बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड की तरफ जब बढ़ता है तो वो एकदम स्पीड अप होके प्रोसेस होती है. वो 5 साल में बच्चा 5 या 6 साल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है, राइट. उससे उसके बाद जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम 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 होती है. अलग अलग पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर फिजिकल पर्सपेक्टिव पे हम देखें तो ग्रोथ इतनी रैपिड नहीं होती जितनी इस टाइम पे होती है. इस टाइम पे बॉडी डेवलप होती है, हाथ पैर मसल्स बोन्स सब कुछ उसका डेवलप हो रहा होता है प्रॉपरली. तो द आंसर विल बी द थर्ड वन, जिसको हम ग्रोथ स्पीड भी बोलते हैं. देन द 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा जो है वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं. देन द फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. द सेकेंड इज डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इज. जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है, कल्चर जो कंटेक्स्ट है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते. देन द थर्ड वन इज डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, थ्रू आउट द लाइफ चलती है. एंड द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इसमें से कौन सा जो है वो एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? आंसर हम इसका देख लेते हैं. द आंसर इज हेयर द सेकेंड वन जो है आपका वो गलत है. रीजन बीइंग क्योंकि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल विच इज करेक्ट एंड कल्चर कंटेंट्स डज नॉट इन्फ्लुएंस इट. ऐसा नहीं होता. कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट को ज़्यादा अच्छे से होने देते हैं, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंट को होने से थोड़ा सा रोकते हैं. तो जो डेवलपमेंट को बढ़ाने में, डेवलपमेंट को पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं जो कल्चर, उनको हम प्रो डेवलपमेंट कल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से जो कल्चर है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, यूनिवर्सल है बट मतलब इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. सो बेसिकली ये आपका गलत होता है. बाकी आपका हेरिडिटरी वाला सही है. डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, ये बात भी सही है. डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, वो आपका है मतलब वो आपका सही है. डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल. देन 30th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग theorists, while viewing children as an active seeker of knowledge, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking. इनमें से कौन से थ्योरिस्ट ने थिंकिंग के सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट के ऊपर ध्यान दिया है? आंसर हम इसका देखें तो लेव वाइगार्ड्स की. जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने आपका ZPD का फॉर्मूला दिया था. ZPD वाली थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कराई है पीछे मैंने. आपसे अगर एक क्वेश्चन भी ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो रहा, गो अहेड, पिछली जो वीडियोस हैं उन्हें देखो, उसमें से फॉर श्योर उसको देखने के बाद आप इन्हें सॉल्व कर लोगे इस कोर्स की. तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उन्होंने दिया था. ठीक है, बाकी कॉलबर्ग ने आपकी मोरल स्टेजेस दी थी. जीन पियाजे ने आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था. आगे चलते हैं हम. दो क्वेश्चन 31 इज what are the 3 terms given by the Piaget for the cognitive constructivism. cognitive constructivism में कौन सी 3 terms थी जो पियाजे ने दी थी? फर्स्ट वन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड सोशल इंटरेक्शन. थर्ड वन इज एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन. थर्ड वन इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. एंड द फोर्थ वन इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल. ट्राई टू आंसर इट. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. विच इज दिस. ठीक है,
पियाजे ने क्या दिया था, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म हो किसके थ्रू रहा था आपका, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस के थ्रू। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं ZPD, विच इज़ बेसिकली आपका वाइगॉट्स्की वाला, जो मैंने अभी पीछे भी बताया। देन प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये आपका कोलबर्ग की स्टेजेस थी, ठीक है। देन स्पीकिंग अबाउट द सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशन, ये इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, राइट, नॉट कॉग्निटिव, मतलब नॉट जो आपकी पर्टिकुलर जिससे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो ये यहाँ पे आंसर है, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो टर्म्स नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेजेस पूछा जाता तो हम फोर्थ वन को ठीक बताते। देन द 32 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द लॉरेंस कोलबर्ग। इसमें से कौन सी जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग की प्रपोज्ड एक स्टेट है मोरल डेवलपमेंट की। द फर्स्ट वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, द सेकेंड वन इज इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी स्टेज, थर्ड वन इज लेटेंसी स्टेज एंड द फोर्थ वन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आंसर हम इसका कर लेते हैं। तो हियर द फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको बताया था कि स्टेजेस थी किसकी, मोरल रीजनिंग की, जो कोलबर्ग ने दी थी, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। उसके अंदर सब स्टेजेस थी आपकी, गुड बॉय, बैड बॉय, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये आपका उसका पार्ट है, इसको अच्छे से कर लो, पीछे जाके जो पिछली वाली वीडियोस हैं उनको देख के, सो दैट यू विल गेट टू नो। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी पियाजे ने दी है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज आपकी एरिक एरिक्सन से आती है, और लेटेंसी स्टेज आपकी क्या कहते हैं, ये आपकी शायद से लेटेंसी स्टेज आपकी फ्रूड की थ्योरी से आती है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। देन द 33 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे। जीन पियाजे के हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो इनमें से कौन से जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताने हैं। द फर्स्ट one is deferred imitation and object permanence. The second one is make believe play irreversibility of thought. ठीक है, ये दो हैं आपके। थर्ड ऑप्शन इज hypothetical deduction reasoning and propositional thought. Fourth one is conservation class inclusion. आंसर अब हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ आंसर जो है वो है आपका कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। ये कौन सी स्टेज है आपकी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो यहाँ पे बच्चे के पास क्या होगा, जब बच्चा आपका हिस्से क्या कहते हैं इस स्टेज से ऊपर जाता है। सॉरी, पहली स्टेज हमारी कौन सी थी, सेंसरी मोटर, देन हमारी प्री ऑपरेशनल, देन हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। आप अगर स्टेजेस का वो चार्ट जो मैंने आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड किया है उसको अगर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका सही आंसर। उसके हिसाब से आप एक एक जो उसमें टर्म्स दिए हैं ना, उन टर्म्स को आप याद करो, बिकॉज दे विल आस्क इन टर्म्स परस्पेक्टिव मोर। आगे हम देखते हैं 34th क्वेश्चन इज गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन needing is an example of first modeling, second scaffolding, third is reinforcement and fourth is conditioning. आंसर देख लेते हैं अब हम इसका। तो द आंसर विल बी स्कैफोल्डिंग, वाइगॉट्स्की ने दिया था। मॉडलिंग इज टोटली डिफरेंट, आप बच्चे को एक बिल्कुल ही दिखा मतलब चीज़ों को सिखाते हो। रीइंफोर्समेंट आपका बिहेवियरिज्म में आ गया और कंडीशनिंग भी आपका बिहेवियरिज्म में आ गया, तो ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। स्कैफोल्डिंग विल बी द आंसर बाय वाइगॉट्स्की। देन द 35th क्वेश्चन इज Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to the Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statements represent orientation towards a typical stage. कौन सी स्टेज पे है वो, ठीक है, शिट, ठीक है, कौन सी स्टेज पे है नूर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि देखो
मैंने आपको कल टिफिन खिलाया तो आज आप मेरे को खिलाओगे, तो उसमें ये आपका एक्सचेंज हो गया। ऑलरेडी आंसर इसका दिखा चुकी हूँ, तो इसमें आंसर आप क्या ही करोगे, तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया एक्सचेंज। और ये स्टेज आपकी कौन सी थी, कन्वेंशनल, ठीक है। सब स्टेज सोशल एक्सचेंज वाली और स्टेज आपकी कन्वेंशनल वाली। अब हम आगे चलते हैं, विच इज 36, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development. Teacher of grade 6 to 8 in his classroom should, प्याजे के हिसाब से जो 6 to 8 ग्रेड है बच्चों की, जो 6 to 8 ग्रेड में बच्चे हैं, तो उन बच्चों के पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट मतलब बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए टीचर को। फर्स्ट वन इज डिस्करेज द यूज ऑफ डिफरेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड वन इज प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। थर्ड वन is use only concrete materials to teach a concept. Fourth is rely solely on prescribed syllabus. आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। द आंसर विल बी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। इस टाइम पे जो बच्चा है वो इस एज में है कि वो अप्लाई करके चीज़ों को सीख सकता है, तो हम उसको ऐसे क्या कहते हैं, तो हम उसको ऐसी प्रॉब्लम्स देंगे जिनको वो रीजन कर सके, ठीक है, कि कैसे हो सकता है, कैसे आप मतलब रीजनिंग का बेसिकली हम उसे देंगे। आगे चलते हैं। 37th क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैबिट स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। किस प्रोसेस के थ्रू जो बच्चा है वो स्किल्स हैबिट्स और ये सब सीखता है, सो दैट वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो अगेन पियाजे की स्टेज पे था। अगर आप वो स्टेज वाला जो चार्ट है जो मैंने स्लाइड में लगाया हुआ है, अगर आप वो लेक्चर से जाके वो स्लाइड वाले चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेक्चर को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको ईजी रहेंगे इसके आंसर करने पीछे वाले के। इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर बहुत क्लियर है इसका। आंसर विल बी द फर्स्ट वन, सोशलाइजेशन के थ्रू वो सीखता है। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में इंक्लूड कर लेना, मतलब फाइनेंस अगर हम बात करें सोशल इंक्लूजन की, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम ट्राई करें कि सोसाइटी में एक सेम रिस्पेक्ट के साथ हम इंक्लूड कर सकें, तो दैट कम्स अंडर द इंक्लूजन। मेन स्ट्रीमिंग मतलब उनको एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम में ला देना, डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग कर देना, तो वो टोटली डिफरेंट है। देन देर इज 38th क्वेश्चन विच इज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। 1. Knowledge is constructed by the learner. Second, knowledge is received passively by the learner. Third is knowledge is reproduced by the learner as it is. And the fourth is knowledge is recalled by the learner as per the instructions of the teacher. आंसर हम इसका देख लेते हैं। तो द आंसर विल बी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम था तो नॉलेज जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो पैसिवली रिसीव कर रहा है विच इज़ टीचर सेंटर्ड, या फिर आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें आ जाता है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज़, एज इट इज़ है तो वो रोट लर्निंग है, आप वो मॉडिफाई नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो बस फैक्ट्स को क्रैम करके आपके सामने आके बता दे रहा है, तो ये रोट लर्निंग है, ये उसका सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, जैसे जैसे टीचर बोल रहा है बच्चा वैसे वैसे नॉलेज को रिकॉल करे जा रहा है। नॉट अ व्हाट वी कॉल नॉट समथिंग जो हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम में करते हैं, ठीक है, नॉट फीचर ऑफ दैट। देन द 39th इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। व्हाट इज crucial for constructing knowledge? First one is prior knowledge of the learner, second is conditioning, third is punishment and fourth is rote memorization. Very easy question कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से क्रूशल क्या है आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। आंसर हम इसका यहाँ कर लेते हैं, इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर वो आपको इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। बच्चे को जब किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो आगे कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। पहले थोड़े बहुत फैक्ट्स उसे बताने पड़ेंगे जिससे वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट कर ले, एंड सून एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, सो दैट उसको चीज़ों का पता होगा तभी वो उसे कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, उससे चीज़ें आगे बना पाएगा। अगर उसे चीज़ों का पता ही नहीं है तो वो कैसे बना पाएगा, तो पहले उसके पास कॉन्सेप्ट या स्कीमाज होनी चाहिए। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। कंडीशनिंग की बात करें तो इसने तो कॉग्निशन को मना ही कर दिया था, बिहेवियरिस्ट है। पनिशमेंट आपका रीइंफोर्समेंट वाला पार्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। रोट मेमोराइजेशन आपका वही जो पढ़ा है उसको एग्जैक्ट
मतलब आप एग्जैक्टली आप उसको रिप्रोड्यूस कर देते हो, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग समथिंग फ्रॉम द नॉलेज वी हैव। ठीक है, फोर्थ का हम बात कर वो, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइड द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन से जो है वो कैरेक्टिफाई करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो चार ऑप्शन इन्होंने आपको दिए हैं। फर्स्ट वन इज इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। सेकेंड वन इज फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। थर्ड one is social, physical, personality and self. And the fourth one is physical, cognitive, social and emotional. आंसर इज प्रिटी इजी, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये आपके चार डोमेन है किसके, डेवलपमेंट के। ठीक है, इजी था। अगर आपने पूरे सेशंस देखे हैं तो आपका ये 40 MCQs या 40 PYQs जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये सेशन आपके लिए करना काफ़ी इजी रहा होगा। आगे अब हम जो हमारा बचा हुआ सिलेबस है उसको हम करेंगे। उसके बाद हम एक मेगा प्रैक्टिस सेशन इधर चलाएंगे जिसमें हम MCQs PYQs अलग अलग लेकर आएंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखोगे, उतना बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो चैनल के ऊपर बने रहिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, सो दैट आपका भी CTET, TET, HTET या जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी स्टेट का, CDP के जितने भी क्वेश्चंस उधर से आते हैं आप उनको टैकल कर पाएँ। साथ ही साथ जो बचे हुए सेशन मतलब सेक्शंस हैं उसमें भी हम अब आपको लेक्चर लाने वाले हैं। तो आज के लिए लेक्चर सिर्फ इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। और एक सेकेंड आपकी एक डायग्नोसिस आपके लिए कर लेते हैं। आपको 40 क्वेश्चन का सेक्शन मिला था कल, आज टोटल, कल और आज के टोटल मिला के आपके पास 40 सेक्शंस थे। अगर आउट ऑफ 40 आप 30+ स्कोर कर रहे हो, सो यू आर गुड विद इट। ठीक है, अभी आपकी फर्स्ट मैंने क्लासेस ली थी तो उस हिसाब से आप सही जगह पे हो। लेकिन अगर आप स्कोर कर रहे हो अराउंड 20 -20, अगर आपके 20 से नीचे स्कोर हैं तो प्लीज़ रिवाइज करो, लेक्चर को वापस से देखो, फिर इसको एक बार प्रैक्टिस करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो आप कमेंट सेक्शन में, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। हमारा भी मेजर मोटिव आपको फ्री एजुकेशन देना है, तो हम उसके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस्ड हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज की स्लाइड यहीं ख़त्म होती है। ट्राई करिए कि आप हमारे साथ बने रहें। टिल देन, बाय बाय।